हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल द डी एग्जाम पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 5 का डी। चैप्टर कौन सा है? समांतर श्रेणी यानी कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसके पहले जितने भी एक्सरसाइज हैं या एग्जाम्पल हैं सभी को मैं सॉल्व करा चुका हूँ। तो उसके बाद ये प्रश्नावली आ रहा है। अब यहाँ पर मैं बारी बारी से क्वेश्चन लेने वाला हूँ। इस एक्सरसाइज के जितने भी हैं बारी बारी से लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन हैं आपकी स्क्रीन पर दिखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, उसके बाद मैं यहाँ सॉल्व करूंगा। तो कह रहा है उस समांतर श्रेणी का सारवंतर ज्ञात करो जिसके पहले 25 पदों का योग 1000 और प्रथम पद 10 है। क्वेश्चन को अच्छे से कैसे सॉल्व करें? सबसे पहले क्वेश्चन में जो मान दिया जाए उसको नोट कर लिया करें। उसके बाद ही ये सोचा करें कौन सा फार्मूला इसमें लगाएं और हमारा आंसर आ जाए। तो चलिए पहले क्वेश्चन में जो मान दे रखा है उसको यहाँ हम नोट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर दे रखा है कि उस समांतर श्रेणी का सारवंतर ज्ञात करना है, यानी डी का मान आपको फाइंड करना है, निकालना है, जिसके पहले 25 पदों का योग n बराबर कितना? 25 पदों का योग मतलब n बराबर 25। तो यस n बराबर कितना है? यस n या S25 समझिए, क्योंकि 25 पदों का योग S25 होगा। कितना हो जाएगा? ये 1000 दिया है। प्रथम पद 10 है। तो इतना मान आपके क्वेश्चन में दिया है। तो पदों की योगफल का मान दे रखा है कि 25 पदों का योगफल कितना है? 1000। अगर 25 पदों का योगफल है यानी n का मान 25 होगा। प्रथम पद 10 है और d आपको फाइंड करना है। तो हम सभी जानते हैं कि Sn बराबर क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला तो सबको पता होगा। यल नहीं ले रहे हैं क्योंकि अंतिम पद ज्ञात नहीं है। तो यहां हो जाएगा S25 बराबर 25/2 2a। a मतलब कितना? 10 और n मतलब 25 -1 इंटू डी आपको निकालना है। S25 कितना है? 1000 बराबर 25/2, यहाँ कितना होगा? 20 और ये कितना हो जाएगा? 24d। ठीक है, ये तो कट गया। 25 इधर आएगा तो बटे में आएगा, या फिर ऐसे ही काट दो। 25 चौका 100, 1 0 बचेगा, ऐसे बचा रहेगा। फिर उसके बाद 2 इधर चला आएगा, या फिर 2 का अंदर गुणा कर लीजिए। तो जैसे ही 2 अंदर आएगा तो यहाँ होगा 10 + 12d, क्योंकि ये बटे में है तो बटे में दोनों के जाएगा। अब ये 10 इधर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 30, क्योंकि घट जाएगा। 12d, यानी d का मान कितना होगा? 30/12। अब ये कितने से कट जाएगा? 6 से। 6 पंचे 30 और 6 दूनी 12, यानी d का मान कितना आ गया? 5/2। और यही आपका क्या है? आंसर। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था जिसका सॉल्यूशन मैंने कर दिया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, उस समांतर श्रेणी का सारवंतर ज्ञात करो जिसके पहले 3 पदों का योग 1020 और प्रथम पद 5 है। सेम वही क्वेश्चन है, वैल्यू चेंज कर दिया गया है, यानी कि जो सॉल्यूशन करने का प्रोसेस है वो सेम होगा। तो चलिए पहले वैल्यू नोट किया जाए। तो यहाँ पर जिसके पहले 3 पदों का योग दे रखा है, डी आपको निकालना है। n बराबर 3, S3 कितना दे रखा? 1020, यही है ना? जिसके पहले 3 पदों का योग 1020, सही है। और प्रथम पद कितना दे रखा है? 5। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। प्रोसेस तो सेम ही होगा। फार्मूला है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी।
तो चलिए वैल्यू इसमें पुट किया जाए, S3 हो जाएगा और यहाँ 3/2, 2a, ए मतलब 5 है यहाँ पर, 3 - 1 इंटू डी। तो यहाँ S3 कितना है भाई, 1020। तो ये है 3/2 और ये कितना हो जाएगा 10 और प्लस कितना 2d हो गया। तो 3 इधर आएगा तो बटे में, या फिर ऐसे ही काट लीजिए, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 340 आ जाएगा। ठीक, हाँ 340, 3 से ये कट गया, अब 2 अंदर भेज दीजिए, तो यहाँ होगा 5 और 2/2 कट गया, d आ गया। यानी यहाँ d का मान कितना आ जाएगा 340 माइनस 5, तो d आ गया 335। और यही इस क्वेश्चन के लिए फाइनल आंसर है। तो देखिए प्रोसेस सेम है, यहाँ पर भी वही वैल्यू दिया है, यहाँ पर वैल्यू दिया है, वही नंबर चेंज कर दिया है, और जो पूछा है डी, यहाँ पर भी डी पूछा गया है। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया जाए पहले उसको नोट कर लिया करें, इससे क्या होता है क्वेश्चन लगाने में आसानी हो जाती है। और एक चीज़ का ध्यान और रखना है, कैलकुलेशन जल्दबाजी में कभी नहीं करना चाहिए, टाइम लेकर करिए और टाइम का भी ध्यान रखिए। क्योंकि मान लीजिए आपको सवाल आता है और आपने जल्दबाजी में कैलकुलेशन गलत कर दिया और आप अंदर ही अंदर खुश हो रहे हैं कि आपने सही सॉल्व किया है, आपको तो नंबर मिलेगा ही, लेकिन आपने अगर थोड़ी सी गलती कर दी जिसकी वजह से आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन हर हालत में सही होना चाहिए। थोड़ा लेट ही करिए, 2-4 सेकेंड और ले लीजिए, 10 सेकेंड और ले लीजिए, लेकिन सही करिए आप। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करो। हमें क्या ज्ञात करना है, प्रथम पद। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अब यहाँ पर प्रथम पद ज्ञात करना है जिसमें पदांतर कहा जाए या सार्वंतर। पदांतर यानी पदों का अंतर, उसी को ही हम सार्वंतर कहते हैं, यानी कॉमन डिफरेंस। कितना दे रखा है 3, यानी d का मान 3 है। ठीक, आगे A12 का मतलब 12वां पद कितना है भाई 37, बस इतना ही दे रखा है। a का मान यानी प्रथम पद आपको ज्ञात करना है, पदांतर 3 है, 12वां पद 37। तो यहाँ पर 12वां पद को हम क्या लिख सकते हैं, a + 11d। जैसे अगर 15वां पद पूछा जाता तो a + 14d, 25वां पद a + 24d, 50वां पद a + 49d। जो भी पद पूछा जाए या दिया जाए, d के साथ एक कम का गुणा रहता है, और ये चीज मैं पहले वाले क्लास में बता चुका हूं। तो 12वां पद मतलब a + 11d से लिखा जाएगा, और ये कितने के बराबर है 37। तो अब यहां पर हम d का मान रख दें, तो a + 11 इंटू डी यानी कि 3, और ये 37 के बराबर है। तो a + 33 बराबर कितना 37, तो a बराबर आ जाएगा 37 माइनस कितना 33, तो a बराबर आ गया 4। तो ये जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन बहुत ही छोटा है, क्वेश्चन भी बहुत छोटा था। तो ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तीनों का मैंने सॉल्यूशन कर दिया। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब हम देखेंगे इसके आगे वाले क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 से। तो चलिए पहले इसको हम मिटा दें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। यहां 60 से 120 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। 60 से 120 के बीच, देखिए
जैसे क्वेश्चन में कहा जाता है 60 से 120 तक, तो वहां पर 60 भी लिया जाता है और 120 भी लिया जाता है। लेकिन क्वेश्चन में ऐसे बोला जाए कि 60 और 120 के बीच में, तो ना ही 60 लेना है और ना ही 120। ये क्वेश्चन जब भी इस तरह का आए तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और समझिएगा। तो यहाँ पर हमें उनके बीच जितने भी विषम संख्याएं हैं उनका योगफल ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 60 और, इसमें बीच ही बोला है ना, के बीच, ठीक है, 60 और 120 के बीच सभी विषम संख्याओं की समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी होगा ही, क्योंकि विषम आपको पता ही है वही संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती है। तो यहां पर समांतर श्रेणी क्या तैयार होगा, 60 के बाद विषम 61, फिर 63, 65, इसी तरह से चलता रहेगा। तो 120 के पहले कौन सा विषम नंबर होगा, 119। तो ये बन गया क्या, समांतर श्रेणी। और इन्हीं संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो प्रथम पद कितना दे रखा है, 61, सार्वंतर निकालेंगे तो 63 माइनस 61 कितना आ जाएगा, 2। अंतिम पद 119। तो यहां पर 60 और 120 के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं अभी ये नहीं पता है। पदों की संख्या निकालेंगे उसके बाद ही योगफल आएगा। तो इसके लिए फार्मूला है यल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहां से आ जाएगा। तो यल यानी कि 119, ए 61, एन नहीं पता, इंटू डी 2 है। तो क्या हो जाएगा, 119 बराबर 61 प्लस 2 का गुणा करेंगे तो 2n माइनस 2, ठीक। तो अब ये कितना हो जाएगा, 119 बराबर 61 में से अगर 2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 59 प्लस कितना 2n। अब ये इधर आएगा तो घट जाएगा। तो 9 में से 9 निकालिए 0, 11 में से 5 निकालिए 60, और ये बराबर कितने के हैं, 2n के, कट गया। तो n बराबर कितना आ गया, 30। तो यानी हमें पता चल गया कि 60 और 120 के बीच 30 विषम संख्याएं हैं और उन्हीं का योगफल हमें फाइंड करना है। तो चलिए अब योगफल का फार्मूला SN बराबर n/2 a प्लस यल। तो अब यल यहां पर क्यों है, क्योंकि हमें अंतिम पद पता है श्रेणी का। जब श्रेणी का अंतिम पद पता होता है तो यही वाला फार्मूला लगाया करें। तो चलिए इससे जल्दी हो जाता है, S 30 बराबर 30/2। ए कितना है भाई, 61, और यल कितना है, 119। देख लीजिए, यन 30 है और ए का मान कितना है, 61, और यल कितना है, 119, ठीक। तो यहां पर ये कट जाएगा, 15 है। तो ये कितना हो जाएगा, 61 जोड़ेंगे तो गुणा हो जाएगा ना, 9 1 10, 6 1 7 1 8, 180 आ गया, ठीक। तो अब गुणा कर दीजिए, 15 का 0 में करेंगे 0, 15 8 120, 12 हासिल, 15 एक कम 15 और 12 27। यानी 60 और 120 के बीच जितनी विषम संख्याएं हैं उनका योगफल कितना होगा, 2700। अब यहां पर अगर नंबर चेंज कर दिया जाए तो इसी प्रोसेस से लगेगा भी सवाल, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हो गया। तो चलिए इसको मिटा दें, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ये लंबा चौड़ा दिख रहा है, इसमें एक चित्र बना हुआ है, तो चित्र बना ले ताकि समझाने में आसानी हो। तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बना दे, उसके बाद समझाने में आसानी हो जाएगी। ये ए है,
इस तरह से चित्र दिख रहा होगा। तो क्या कह रहा है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, यहां पर केंद्र ए है, यहां से प्रारंभ हो रहा है, बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 यानी 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, स्पाइरल जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, यहां पर दिख रहा है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी, और पाई का मान 22/7 लेना है आपको। तो चलिए, इसमें ये जो सर्पिल दिख रहा है बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर दे रखा है कि ये जो है L1 है, यहां देखिए केंद्र ये है, तो यहां से यहां तक की त्रिज्या, जब तक चित्र नहीं समझोगे सॉल्यूशन नहीं कर पाओगे, चित्र बहुत अच्छे से समझिए। ये केंद्र है, तो यहां से यहां तक त्रिज्या लेंगे तो ये अर्धवृत्त बनेगा, पूरा वृत्त नहीं, क्योंकि ये अब इसकी त्रिज्या बढ़ गई है। तो यहां से ए से बी तक की त्रिज्या को लेंगे तो ये सर्पिल L1 आएगा, यानी उसकी लंबाई है सर्पिल की। अब यहां पर केंद्र ए है, यहां से अब पॉइंट बी यहां आ जाएगा, तो ये त्रिज्या बदल गई है, बढ़ गई, तो ये देखिए एक नया अर्धवृत्त आ गया। अब इसमें सर्पिल की लंबाई L2 है, ऐसा दिया है ना, कहाँ गया, हाँ L2 है। तो अब यहां पहुंचेंगे, तो अब यहां से यहां तक के लिए सर्पिल की लंबाई L3 है, त्रिज्या बदल जाएगा। फिर यहां आएंगे तो अब सर्पिल L4 हो जाएगा, क्योंकि अब त्रिज्या बदल गई तो लंबाई बदलेगा। ऐसे ही अब इधर आएंगे तो L5 हो जाएगा। इस तरह से ही बढ़ रहा है। कितने सर्पिल हैं, 13, और जितने सर्पिल हैं सभी का जो शेप है, आकार है, वो किस तरह का है बताइए। यहां पर अर्धवृत्त दिख रहा है, देखिए अगर ये केंद्र ए है तो यहां से यहां तक की त्रिज्या लेंगे तो ये अर्धवृत्त बनेगा, जिसकी लंबाई सर्पिल की कितनी है, L1 है। तो कुल मिला जुला के इस तरह से लिखिए आप, माना 13 क्रमागत सर्पिल की त्रिज्या क्रमशः क्या मानेंगे, R1, R2, R3, इसी तरह से 13 त्रिज्या होगा, है ठीक। तो माना 13 क्रमागत सर्पिल की त्रिज्या क्रमशः इस तरह से, जैसे ये जो सर्पिल L1 है इसके लिए त्रिज्या R1 मैंने माना, ठीक। ऐसे ही जब यहां से यहां तक चलेंगे तो ये सर्पिल L2 है, इसकी लंबाई क्या है, L2, तो इसके लिए त्रिज्या R2, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो लास्ट में कह रहा है सर्पिल की कुल लंबाई क्या है, यानी देखिए पहले इसका बेसिक समझिए। जैसे ये अर्धवृत्त का रूप लिया है, तो अगर हम यहां पर समझें तो एक अर्धवृत्त में परिधि की कुल लंबाई कितनी होती है, 2πr। अगर हम यहां से ऐसे चलें और फिर यहीं आ जाए तो इसकी टोटल जो लेंथ होगी कितनी होगी, 2πr होगी। लेकिन यहां पर पूरा नहीं घूम रहा है, जैसे ही आधा वृत्त होता है उसकी त्रिज्या बदल जाती है। तो इसका मतलब ये है, अगर हम यहां से यहां तक चलेंगे तो ये पूरा वृत्त नहीं है, अर्धवृत्त, तो आधी लंबाई चलेंगे तो आधी लंबाई कितनी होगी, बटे 2 करेंगे, कट गया, ये πr आ गया। यानी आधे वृत्त के लिए सर्पिल की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, πr। अगर त्रिज्या R1 है तो हम कह सकते हैं कि जो सर्पिल L1 है उसकी लंबाई क्या होगी, πr1। अब जैसे ही यहां पर आएंगे, अब ये L2 हो गई लंबाई, इसकी त्रिज्या बदल गई है, तो यहां पर लंबाई क्या होगी, L2, और इसकी टोटल लंबाई πr2 हो जाएगा। कुछ इस तरह से होगा। तो आपको यहां लिखना होगा सर्पिल की लंबाई
सर्पिल की लंबाई। यहाँ L1 बराबर क्या होगा, पाई R1, L2 बराबर पाई R2, L3 बराबर पाई R3, इसी तरह से बढ़ता जाएगा। तो L13 कितना होगा, पाई R13। ठीक, तो यहां पर हम इस प्रकार प्राप्त सर्पिल की कुल, इसको मिटा दे थोड़ा यहां पर, सर्पिल की कुल लंबाई। इस प्रकार प्राप्त सर्पिल की कुल लंबाई क्या हो जाएगी, L1 प्लस L2 L3 प्लस ऐसे ही प्लस क्या L13। ये सर्पिल की कुल लंबाई है। तो अगर हम यहाँ मान रख दे तो क्या होगा, पाई R1 पाई R2 प्लस पाई R3 प्लस ऐसे ही चलता रहेगा प्लस पाई R13। तो देखा जाए तो यहां से लेकर यहां तक सभी में पाई कॉमन है। तो पाई कहाँ आ जाएगा, बाहर, R1 R2 R3 और R13 बचेगा फिर। अब इसका तो मतलब यही हुआ कि हम अंदर वाले का योगफल निकाल लें और लास्ट में पाई से गुणा कर दें तो सर्पिल की टोटल लंबाई आ जाएगी। तो यहां पर हम लिखेंगे अब ये जो श्रेणी बना हुआ है इसमें पहले मान रखिए। तो R1 कितना है, 0.5 से शुरू है, तो 0.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे यहाँ पर, केवल वैल्यू नोट करिए, प्लस 1 प्लस 1.5, इसी तरह से बढ़ता गया है। तो यहां पर देखिए ये जो मिल रहा है श्रेणी ना, ये समांतर श्रेणी है, क्योंकि वृद्धि जो हुई है ना वो 0.5 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। अब देखिए इसमें क्या बोला था कि 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक स्पाइरल बनाएगा। उत्तरोत्तर का मतलब यही होता है कि इसी तरह से त्रिज्या आगे भी बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ 0.5 सेंटीमीटर की हर बार त्रिज्या बढ़ जा रही है। तो यहाँ पर a का मान कितना हो जाएगा, 0.5, और d कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0.5, तो कितना हो जाएगा 0.5, और n का मान कितना रहेगा 13, क्योंकि ये 13 है, ऐसे लिख लीजिए 13 त्रिज्या है। ठीक, क्योंकि यहां मैंने लिखा था R13, तो ऐसे लिख लीजिए 13 त्रिज्या मतलब n बराबर 13। तो चलिए यहां पर हो जाएगा आपका Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला फार्मूला। तो चलिए इसमें वैल्यू पुट किया जाए, तो S13 बराबर n/2 मतलब 13/2, 2a, a मतलब कितना है 0.5, और n 13 माइनस 1 इंटू डी 0.5। तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 13/2, ये 2 पंचे 10, 1 हुआ, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 13 में से 1 निकालेंगे 12, 12 पंचे 60, तो यहाँ आ जाएगा 13/2 इंटू 6 7, तो आ जाएगा कितना 13 7 91/2, यानी कितना आ जाएगा 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। तो यहाँ पर 45.5 सेंटीमीटर ये त्रिज्याएं उनका योग आया है। जितनी भी त्रिज्याएं ये उनका योग है, अभी सर्पिल की लंबाई कुल नहीं आई है। तो यहां लिखेंगे अतः सर्पिल की कुल लंबाई देखिए कैसे, यहां पर पाई कॉमन है, हमने कोष्टक के अंदर वाले जितनी वैल्यू है उनका योगफल निकाल लिया,
और पाई गुणा में है तो यहाँ हो जाएगा पाई इंटू ये 45.5 लिखिए या 91/2। तो हम इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई मतलब 22/7 इंटू 91/2 दिख रहा होगा जहाँ तक है, ठीक है। तो ये काट दीजिए, ये 11 हो गया, 13 सत्ते 91, कितना आ जाएगा 11 3 33, 3 हासिल 11 1 कम 11 और 3 14, यही आंसर होगा, ठीक। तो अतः सर्पिल की कुल लंबाई 143 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन आसान था, बस टाइम लगा इसको समझने में और सॉल्व करने में, बाकी क्वेश्चन में ज़्यादा दम है नहीं, ठीक। तो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। तो पहले इसको मिटा दें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें 2 क्वेश्चन है। तो पहले हम देखेंगे 6 का ए वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। श्रेणी -8 -6 -4 के कितने पदों का योग 52 होगा। तो एक श्रेणी है -8 -6 -4 के कितने पदों का योग, कितने पदों का यानी कि n बराबर आपको निकालना है, और कितने पदों का योग कितना है 52, इतना मान आपको दे रखा है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम श्रेणी से क्या कर सकते हैं, a और सार्वंतर तो निकाल ही सकते हैं। तो चलिए प्रथम पद a कितना होगा, -8 पहला पद है फर्स्ट टर्म, और सार्वंतर कितना हो जाएगा -6 -8, तो ये हो जाएगा -6 + 8 2 आ गया। और n आपको निकालना है, तो हमारे पास फार्मूला है Sn बराबर n/2। अब तो फार्मूला आपको याद हो गया होगा, बार बार वही फार्मूला लग रहा है इसलिए याद जरूर हो गया होगा। और समांतर श्रेणी में ज़्यादा फार्मूला भी नहीं है। तो Sn यानी कि 52, n नहीं पता वही निकालना है, 2a, a कितना है भाई -8, और n -1 × d 2 है। तो ये इधर आ जाएगा, 2 दूना 4 2 पंचे 10, n यहाँ बचा हुआ है अभी -16, और ये अंदर करेंगे 2n -2 होगा। अब यहाँ हो जाएगा 104 बराबर n -16, अरे इसको ऐड कर लो कितना हो जाए -18 प्लस कितना 2n। तो अब ये n अंदर आएगा, तो 104 बराबर -18n प्लस क्या 2n²। तो एक काम करते हैं, ये बड़ा वाला घात है तो सभी मान उधर ही कर देते हैं। तो यहाँ एक द्विघात समीकरण बनेगा 2n² -18n, और ये वैल्यू इधर आएगा तो -104 बराबर क्या 0। ये बन गया द्विघात समीकरण। और यहाँ पर जो चर है वो कौन सा है n, और जब भी द्विघात समीकरण बनता है तो उसमें चर का 2 मान आता है, ठीक। तो इसको हल कैसे किया जाए, एक काम करते हैं, 2 से भी सारे मान कट रहे हैं तो 2 से भाग दे दिया जाए, छोटा हो जाएगा 9n - 2 पंचे 10 2 दूनी 4 बराबर 0। अब यहाँ पर 52 है, 52 यहाँ 1 है, तो 52 एकम कितना हो जाएगा 52। तो 52 का इस तरह से फैक्टराइजेशन करना है, जोड़ने या घटाने पर 9 आना चाहिए। तो ये तो आप कर चुके होंगे मन में, कितना आएगा 13 चौका 52, 13n + 4n -12 52 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए जैसे 4n हम यहाँ भी रख सकते हैं और इसको यहाँ रख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पर, आंसर उस कंडीशन में भी वही आएगा। तो इन दोनों में क्या कॉमन है n, तो n -13 आएगा। क्या कॉमन है 4,
n माइनस 13 बचेगा बराबर 0। तो ब्रैकेट कॉमन है n माइनस 13, तो बचेगा n प्लस 4 बराबर क्या 0। तो अब देखिए यहाँ पर n का जो दो मान आ रहा है उसमें सही कौन होगा। जैसे यहाँ n प्लस 4 बराबर 0 लेंगे तो n का मान -4 आएगा। अब आप ये सोचिए, क्या पदों की संख्या माइनस में हो सकती है। जैसे कहा जाए कि बताइए कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो कभी आपने ये नहीं सुना होगा ना कि -50 विद्यार्थी हैं, या कुल कितने आम हैं, यहाँ पर कितने रखे गए हैं -100 आम। तो कभी भी पदों की संख्या ऋणात्मक या भिन्नात्मक नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर इस फैक्टर से वैल्यू सही नहीं आएगा, तो n माइनस 13 बराबर क्या 0, तो n बराबर 13, यही आपका क्या है आंसर। अतः 13 पदों का योग, 13 पदों का योग क्या होगा 52 होगा। तो यहाँ पर n का मान पूछा गया था, n बराबर कितना आ गया 13, और यही इस क्वेश्चन के लिए क्या हो गया आंसर हो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ए। अब देखिए इसी में एक क्वेश्चन और है 6 का बी, ये ए था, इसको मिटा दें। तो अब देखिए 6 का बी, श्रेणी पहले नोट किया जाए 35, 31, 27, इसी तरह से ये घट रहा है कि कितने पदों का योग 170 होगा। कि कितने पदों का योग 170 होगा। यहां पर वैल्यू चेंज किया गया है, लगाने का तरीका नहीं बदलेगा। जैसे आपने वहां काम किया था यहां पर भी वही काम आपको करना है। तो बताइए यहां पर SN बराबर क्या होता है फॉर्मूला n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या d। तो SN यानी क्या 170 n/2। तो a का मान कितना है भाई यहाँ पर 35, और d कितना आएगा 31 माइनस 35 यानी कि -4 आएगा। तो 2a मतलब 35, और n तो n तो निकालना ही है -1 इंटू डी यानी कि क्या -4। तो अब ये इधर आ जाएगा, या फिर वहीं रहने दीजिए अंदर कर देंगे। तो n/2 35 दूनी 70, और ये क्या हो जाएगा -4n प्लस 4। अब 2 को अंदर कर लीजिए आप, 170 n/2 भी अंदर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर पहले इसको हल कर लो, 70 और 4 74 माइनस क्या 4n, 170 बराबर, अब ये अंदर आएगा तो ये कट जाएगा, कितना होगा बताइए 2 3 6 2 7 14 37 n, और ये 2 से काटेंगे तो 2n स्क्वायर होगा, 2 से काटेंगे 2n होगा, और n अंदर फिर आ जाएगा। अब ये माइनस में इसको इधर कर लो 2n स्क्वायर, ये भी इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये सही है तो प्लस 170 बराबर 0। फिर बना है क्या द्विघात समीकरण, अब ये कटेगा नहीं। तो अब एक काम करते हैं 170 का गुणा 2 में करते हैं, जो रूल है 17 गुना 34 यानी कितना होगा 340। इसका फैक्टराइजेशन इस तरह से करना है कि जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए 37। तो काटिए इसको, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 1 हासिल 2 पंचे 10। अब कितने से कटेगा 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17 एकम 17। इसको इस तरह से सेट करना है जोड़ने या घटाने पर 37 आना चाहिए। तो सेट हो गया है, देखिए 2 दूना 4 पंचे 20, और ये 17, कितना आ जाएगा 37। तो काम हो गया। इस तरह से आप फैक्टराइजेशन करते होंगे अगर आपको पता होगा तो, ठीक। तो 2n स्क्वायर
-37n यानी कितना हो जाएगा 20n - 17n और प्लस कितना है 170 बराबर 0। तो इन दोनों में क्या कॉमन है 2n, तो बचेगा n - 10 और यहां पर बताइए क्या कॉमन है -17, तो बचेगा n - 10 बराबर 0। तो यहां पर n - 10 कॉमन है तो बचेगा 2n - क्या 17 बराबर 0। अब यहां से n बराबर 10 आएगा और यहां से n का मान भिन्नात्मक आएगा, तो भिन्नात्मक मान पदों की संख्या कभी भी नहीं हो सकती है। तो यहां लिखेंगे 2n - 17 बराबर 0 लेने पर n बराबर कितना आएगा 17/2। पदों की संख्या कभी भी इसको मिटा दे क्या, पदों की संख्या कभी भी भिन्नात्मक या ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए n बराबर 17/2 संभव नहीं है। अभी एक और फैक्टर बचा है n - 10 बराबर 0, तो n बराबर क्या आएगा 10 और यही आपका क्या है आंसर। यानी अगर इसी तरह से श्रेणी घटता रहे तो 10 पद लेंगे तो उनका योगफल कितना आ जाएगा 170। और ये जो मैंने लाइन यहाँ पर नोट किया है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कभी भी अगर पदों की संख्या ऋणात्मक आ जाए या भिन्नात्मक तो उसको नहीं लेना है, वो सही नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं करेगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था 6। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, तो इसको मिटा दें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक समांतर श्रेणी के 8 पदों का योग 64। ये जो मान इस तरह से दे रहा है ये आपको समीकरण बनाने के लिए दे रहा है। एक समांतर श्रेणी के 8 पदों का योग 64 और 19 पदों का योग 361 है, तो उस श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करिए। हमें प्रथम पद और सार्वंतर के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, तो वो मान लीजिए या फिर जो होता है वही होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। तो चलिए लिख लेते हैं एक लाइन, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद a व सार्वंतर d है। इस तरह से आपने मान को ले लिया। तो प्रथम शर्त यही है कि 8 पदों का योग 64 है, यानी कि S8 बराबर क्या 64। तो यस 8 को क्या लिख सकते हैं, यस 8 का मतलब यहां पर n का मान 8 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 8/2 2a प्लस n - 1 इंटू d बराबर क्या 64। जहां जहां n होता है वहां पर 8 आ गया है, बाकी a और d तो माना गया है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो एक कट गया 4, फिर ये इससे कट जाएगा 16, तो ये बचा है 2a प्लस क्या 7d बराबर 16 समीकरण नंबर 1। अब दूसरा ये कह रहा है 19 पदों का योग 361 है, तो चलिए यहां लिखेंगे यस 19 बराबर क्या 361। तो ऐसे यहां पर भी लिखेंगे n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d ऐसे ही रहेगा और बराबर कितना है 361। अब ये तो कट नहीं पाएगा लेकिन ये इसको काट देगा, ये 19 का वर्ग ही है और यहाँ पर 2a प्लस कितना आ जाएगा 18d बराबर क्या 19।
हाँ ठीक है, 2a। इसको क्या करिए, समीकरण सेकंड मान लीजिए। तो इस तरह से आपका दो समीकरण बन गया। 8 पदों का योग 64 है, तो एक समीकरण यहां से बन गया। ये मैंने फार्मूला यहां पर लिखा नहीं है, मैंने डायरेक्ट रख दिया n/2। n का मान 8 है तो 8/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 64। तो ये 2 दूना 4 हुआ, फिर ये 16 और एक समीकरण बन के तैयार हो गया। 19 पदों का योग कितना है, 361 है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, n/2 यानी 19/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये कट गया, 19 बार जाएगा। अब यहां पर क्या बचा है, अभी ये 2 बचा हुआ है क्या, यहां पर तो ये 19 कट गया और बटे में 2 अभी बाकी है, 2 अंदर कर लीजिए। a प्लस क्या 9d बराबर क्या होगा, 19। अच्छा, a का मान यहां से कितना आ जाएगा, 19 माइनस 9d। इसको आप सेकंड मान लीजिए। तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी हो जाता अभी, तो इसलिए मैंने दोबारा चेक कर लिया। तो a का मान अगर आ गया है तो इसमें रख दें, दिया जाएगा। समीकरण फर्स्ट से कितना हो बताइए, 2a, a मतलब 19 माइनस 9d, 9d प्लस 7d और बराबर कितना है 16। अब इसको हल करेंगे तो d आ जाएगा, क्योंकि d के रूप में समीकरण बना हुआ है। तो इसका गुणा करिए, 19 दूना 38 माइनस 18d प्लस 7d बराबर क्या 16। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 38 को आप उधर ले लीजिए या फिर इधर करो, 38 माइनस 16 इधर कर लो, 18d माइनस 7d, चाहे जैसे कर लो। तो ये कितना हो जाएगा 22 और ये 11d, d का मान 2 आ गया। यानी सार्वंतर कितना है इस समांतर श्रेणी का 2, लेकिन अभी प्रथम पद नहीं पता। तो एक काम करते हैं, ये वाला d इसमें नोट कर लिया जाए, रख दिया जाए। तो समीकरण सेकंड से क्या होगा, a बराबर 19 माइनस 9d, d मतलब 2। तो a बराबर 19 माइनस 18, तो a का मान कितना आ जाएगा 1। तो प्रथम पद और सार्वंतर आ चुका है। अब ये कह रहा था कि उस श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी कि अब n का मान n ही रहेगा, बस योगफल आपको ज्ञात करना है प्रथम पद और सार्वंतर को लेकर। तो यहां लिखेंगे n पदों का योगफल। तो क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है n बराबर n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए मान को रखा जाए, जहां n है वो तो वही रहेगा, 2a मतलब 1 और n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना आया था 2, तो यहां 2 हो जाएगा। तो n/2, 2 1 कम 2 और इसका गुणा करो, 2n माइनस क्या 2, तो ये प्लस 2 और ये माइनस 2 कैंसिल। तो n/2 इंटू क्या 2n, 2 से 2 कट गया, तो n का n में गुणा करो n², यानी कि n पदों का योगफल कितना होगा n², और यही आपका क्या है आंसर। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। तो आज की क्लास के लिए इतना पर्याप्त है सॉल्यूशन। अब इसके आगे वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन हम अगली क्लास में देखेंगे। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।